हमारे साथ हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, जो प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। बहुत बहुत स्वागत जुनैद हारिस साहब आपका। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, आरएसएस के साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं मौलाना मदनी, ये भी बताना चाहते हैं कि हम ही सबसे पुराने धर्म हैं, और फिर यूसीसी का विरोध भी। तो दोस्ती इफ इन बट लगा के होती है क्या? पहली बात तो मैं जब से अभी मैंने सुना है, मैंने यूसीसी की बात नहीं सुनी कि यूसीसी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। जी जी। खैर वो फेवर करें या विरोध करें उससे बात नहीं है। यूसीसी की जो लोग विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ वो ये नहीं कहते कि वो संविधान की विरोध करते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि यूसीसी संविधान के अगेंस्ट होगा। वरना मैं जाती तौर पर कह रहा हूं कि यूसीसी सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए एक जैसी तालीम, सबके लिए एक जैसा रहना, सर कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा जो कल्चर है, जाहिर सी बात है इलाका वाइज भी अलग है, रिलीजन वाइज भी अलग है। तो उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है क्योंकि सभी का सम्मान करता है हमारा देश और सभी कल्चर की हिफाजत की बात करता है, तो उनका क्या होगा? बस इतनी सी बात है कि अगर जब तक यूसीसी का ड्राफ्ट सामने नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी खिलाफ मुखालफत या हिमायत का क्या माना है, कोई माना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना मदनी जो जा रहे हैं, ये आप बहुत बेहतर कर रहे हैं कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन आप इसके साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि मैं जाती तौर पे कह रहा हूं, या आप निजी तौर पर कह रहे हैं, या आप निजी तौर पर कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस विषय को मौलाना मदनी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आरएसएस से दोस्ती और यूसीसी का विरोध दोनों एक साथ चल सकते हैं? मैं खुद कह रहा हूं इस बात को ना कि आरएसएस से दुश्मनी किस बात की, जिस बात पर हम सब एक हैं और वो है मानवता और राष्ट्रीयता, उस मामले में कोई किसी किस्म का मतभेद भी नहीं होना चाहिए। यूसीसी हमारा वो मामला है कि ड्राफ्ट सामने आए, हम देखेंगे कि संविधान के अकॉर्डिंग है तो बिल्कुल उसके लिए आगे बढ़कर के उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। अगर वो देश हित और हमारे संविधान के विरुद्ध होगा तो उसकी मुखालफत करेंगे। हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, इसमें जाती राय की बात नहीं है। ठीक है, मोहसिन रजा साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, फिर क्या ये माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि जुनैद हारिस भी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तो अभी सामने नहीं है, जब तक उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे नहीं उसका विरोध या समर्थन कैसे कर सकते हैं? क्या ये मदनी साहब एक तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं है तो यूसीसी के विरोध में अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करें? देखिए, हमेशा से उनका रहा है, उनका अपना नजरिया है, उनकी कहीं ना कहीं इससे कोई फायदा और नुकसान जरूर वो देखते हैं। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है, जो फैसले लाती है, वो जनहित के होते हैं, राष्ट्रहित के होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बातें अभी हमसे पहले के प्रवक्ता हमारे जो भी जिस उससे आते होंगे, उन्होंने जो बातें कही और उससे पहले आपने जो बयान दिखाया मदनी साहब का, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि साहब इस्लाम से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अभी देखा नहीं था, संघ प्रमुख जी का बयान आया था, उन्होंने साफ कहा था कि इस्लाम से परेशान नहीं है कोई यहाँ, और ना इस्लाम को यहाँ कोई परेशानी है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अगर कोई की सोच ऐसी हो गई है कि वो ये समझ ले या उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई इस्लामिक स्टेट बनाना है या आपको इस तरह की आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। हर जगह हम सब बार बार कहते चले आए कि यहाँ पर तमाम मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं, अभी उन्होंने खुद कहा। लेकिन हमारा कहना है कि देश का कानून, संविधान अगर बनता है तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। हम पहले के कानून आपने देखे, किस तरह के कानून बनाए गए, थोपे गए। जी ठीक है रजा साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया में पहले विजय शंकर तिवारी जी से ले लूं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये दोस्ती का हाथ पसंद है आपको, जिस तेवर में और जिस तरीके से मदनी साहब बढ़ा रहे हैं? नहीं राम जी, ये मदनी दोस्ती का हाथ बढ़ा कहाँ रहे हैं? ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो ये नहीं कहते कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाई जा रही है। मैं विगत कुछ वर्ष देख लीजिए तो सारे देश में हत्याएं जो हुई हैं वो हिंदुओं की हुई हैं। करने वाले कौन लोग हैं? इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और वो केवल एक जगह नहीं है, केरल से लेकर के और वो सीधे सीधे कलकत्ता तक आप पहुंच जाइए तो सब जगह हिंदुओं की हत्याएं हुई। आप दिल्ली बैठे हुए हैं, दिल्ली में ही आधे दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, और जो कहीं न कहीं समाचार पत्रों में छपी हैं, मीडिया में हमने विमर्श किया है और वो प्रूव हुई हैं। तो ये नफरत बढ़ कहाँ रही है? तो ये एक तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा झूठ
इतने बड़े एक मुस्लिम नेता को बोलना ये कैसा है, ये तो जुनैद साहब जानते होंगे, लेकिन इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता है। दूसरी बात तो जो समान नागरिक कानून की बात करते हैं तो 4 चीज़ें उसमें प्रमुख हैं और उन 4 चीज़ों पर इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो 4 चीज़ें क्या हैं कि आप अगर आपको तलाक देना होगा तो फिर आपको कानून के पास जाना पड़ेगा। अभी तो आप 3 बार बोला और महिला भी छिन। जायदाद का बंटवारा करना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से करते हैं और बाद में कानून के पास जाएगा। दत्तक पुत्र को लेकर के है, और महिलाओं के जो अगर हिंदू लड़की मुस्लिम समाज में चली गई, शादी कर गई तो किसी संपत्ति के देने, यानी कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के वो समान नागरिक कानून संहिता लागू नहीं करने देना चाहते हैं। यानी ये 3-4 चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके कारण अगर ये छोड़ दें तो देश में एक समान मतलब एक अदालतों पर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और मुझे लगता है सद्भाव की तरफ बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें अपेक्षा नहीं रहेंगी तो, लेकिन नहीं, ये नहीं मानेंगे। इनको लगता है कि अगर बहुत शादियां नहीं करेंगे तो बहुत बच्चे नहीं होंगे, बहुत बच्चे नहीं होंगे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या लोकतंत्र में अपन अधिकार कैसे होगा। डॉक्टर अजय आलोक को मैं लेकर आता हूं, लेकिन जो ये कह रहे हैं जयशंकर तिवारी जी की ये नहीं मानेंगे, मान तो बहुत से लोग 3 तलाक पर भी नहीं रहे थे। क्या डॉक्टर अजय आलोक अभी वेट किया जा रहा है क्योंकि ये दूसरा टर्म भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है मोदी सरकार का और यूसीसी का केवल नाम सुनाई देता है, ड्राफ्ट भी नहीं। देखिए, यूसीसी 2 बार पार्लियामेंट में टेबल किया गया, उसके बाद वापस दिया गया। अब आगे उसका क्या ड्राफ्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये सरकार का विषय है, इसमें बोलने वाला मैं कोई नहीं। एक आम नागरिक की तरह मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारत में नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य होने के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारत में नहीं है, नहीं तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हर जगह जहां पे मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजन के लोग रहते हैं उनको अपनी धार्मिक आज़ादी पूरी है, उनको अपने धर्म चुनने की आज़ादी पूरी है, लेकिन उस देश में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आते हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 25 से 29 तक बिल्कुल आपको अपनी धार्मिक आज़ादी की इजाज़त देता है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धर्म को चुन सकते हैं, धर्म के हिसाब से चल सकते हैं, बिल्कुल संविधान में इसकी आज़ादी है। लेकिन उसी तरह वो संविधान आर्टिकल 44 में कहता है जब कि इस देश पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जी। जो भी लोग संविधान की बात करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट को भी याद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और केंद्र सरकार इसके बारे में एक मसौदा तैयार करके जल्दी भेजे, लीगल एक्सपर्ट से डिस्कस करके। तो मुझे तो ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अत्यंत आवश्यकता है और किसी धार्मिक गुरु के ये कहने से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमसे तकरार हो जाएगी तो ये सीधा सीधा व्यवस्था और संविधान को चुनौती देने जैसा लगता है, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। ये समाज में तनाव बढ़ाएगा। ठीक है, और इसलिए मुझे लगता है कि सिविल कोड पे विचार करें ढंग से। ठीक है।